वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, दीक्षा बोल रही कि नहीं यार? यस सर। चलो। सर अभी नहीं आ रही थी। नहीं, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं था। वैष्णवी को बोल रहा था मैं। वैष्णवी, जी सर। आपने क्वेश्चंस किए, आधे किए थे, फिर उसके बाद बाकी के कौन भेजेगा? सर कर लेंगे अभी। नहीं, कर लेंगे क्या होता है? कब करोगे फिर? हैं, अब ये दूसरा चैप्टर हो जाएगा तो कब करोगे? नहीं सर करेंगे। कर लो भाई उसे। ठीक है। ऐसे मत हाँ। करो कि मैंने बोला था कि हाँ भाई करने हैं तो बस इसलिए कर दिए। वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। ठीक है। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। जी सर। वॉइस वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता देना बीच में, ठीक है? तो कल हमने पढ़ा था, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, एंड उसके बाद आइंस्टाइन का जो मतलब उसने जो दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ये बोला था कि भाई जो मतलब ये था कि जो प्लैंक ने बोला था, प्लैंक ने क्या बोला था कि भाई जो आपकी मतलब एनर्जी होती है वो क्वांटा के फॉर्म में जो है क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। मतलब क्वांटा के फॉर्म में रिलीज होती है, या मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके क्या करते हैं, मतलब जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो क्वांटा के फॉर्म में करते हैं। एंड इसके बाद आइंस्टाइन ने ये बोला था कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जब ये एब्जॉर्ब होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि लाइट जब एब्जॉर्ब हो रही होती है तो वो फोटॉन्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर ये था कि फॉलोइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। तो मैंने आपको कल एक चीज ये बताई थी कि भाई जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें क्या है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। तो इंटेंसिटी का रिलेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी से। ओके। तो यहाँ पर एक रिलेशन हमारे पास आ जाता है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि एच न्यू अगर आप एनर्जी, एच न्यू एनर्जी की जो लाइट है वो अगर आप किसी मेटल के सरफेस पे फॉल करवाते हो, जैसे कि सीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, जो जिसमें क्या है बहुत ही लूजली बाउंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो इस पे जब आपने एच न्यू नाइट की एच न्यू फिर मतलब ये जो है एच न्यू की एनर्जी की जो मतलब ई इक्वल टू एच न्यू होता है, तो एच न्यू एनर्जी की यहाँ पर लाइट अगर आपने फॉल करवाई, तो इसमें से क्या है, एच न्यू नॉट ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाले जो पोर्शन की एनर्जी है ये आपकी डब्ल्यू नॉट इसे हम बोलते हैं, जो कि एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज हो जाएगी। और बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची होगी वो आपकी हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड ये जो एनर्जी होगी ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो टोटल एनर्जी आपने एच न्यू दी, उसमें से एच न्यू नॉट ये आपकी खर्च हो गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में मेटल सरफेस से, और बाकी की जो एनर्जी बची वो हाफ एम वी स्क्वायर थी, और हाफ एम वी स्क्वायर ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन गई। और ये एच न्यू नॉट जो होता है ये हमने पढ़ा था, इसे हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है। और न्यू नॉट यहाँ पर क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे आपका इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलेगा। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। और कल भी मैंने इसके क्वेश्चंस दिए नहीं थे, आज दे दूंगा मैं इसके क्वेश्चंस, और फिजिक्स के मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए तो वो कर लेना। ठीक है। फिजिक्स के कर लेना। और कल आपका जो है सेल वाले चैप्टर का टेस्ट रहेगा इवनिंग में। कल मॉर्निंग और इवनिंग क्लास नहीं रहेगी बिकॉज मुझे बाहर जाना है कहीं। तो सेल वाले चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, तो उसे प्लीज पढ़ के रखना। उसके बाद है, तो ये हो गया। और मा एम ई यहाँ पर क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड वी इज द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इस लास्टली अ मोर इंटेंस बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स, कंसिक्वेंटली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज आल्सो लार्जर। यानी कि ये है कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उस लाइट में, और उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट होंगे, यानी कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इज ऑल्सो एज कम्पेयर टू that in an experiment in which a beam of weaker intensity of light is employed। मतलब ये है कि लाइट इंटेंसिटी यूज कर रहे हो, और अगर आप डार्क इंटेंसिटी यूज कर रहे हो या ब्राइट इंटेंसिटी यूज कर रहे हो, तो ब्राइट वाली में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर जो है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों के बारे में बात कर ली है।
तो अब हम यहाँ पर ओवरऑल डुअल बिहेवियर के बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल बिहेवियर जो होता है उसका मतलब क्या होता है। द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पोज्ड अ डिलेमा फॉर साइंटिस्ट। On the one hand, it could explain the black body radiation and photoelectric effect satisfactorily, but on the other hand, it was not consistent with the known wave behavior light, which could account for the phenomena of interference and diffraction. तो क्या है कि यहाँ पर मतलब साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात चल रही थी कि भाई अगर हम लाइट को जो है पार्टिकल नेचर की तरह उसको ट्रीट करते हैं, उसका पार्टिकल नेचर स्टडी करते हैं, तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझ सकते हैं। ठीक है, वो कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गए थे कि भाई अगर हम साइंटिस्ट लोग ये सोच रहे थे कि भाई अभी तक हमने ये देखा कि अगर हम लाइट को एज अ पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं, उसका पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं, तो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जहां पर दूसरे जो आपके फिनोमेना है जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हो गए, ये हम यहाँ पर जो है इसके पार्टिकल नेचर से नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये ऐसे फिनोमेना है जिनको सिर्फ वेव नेचर से समझा जा सकता है। The only way to resolve the dilemma was to accept the idea that light possesses both particle and wave-like properties. तो अब साइंटिस्ट लोगों का दिमाग खराब हो गया, उन्होंने बोला भाई ऐसा करो, एक को एक्सेप्ट करने से अच्छा है दोनों को एक्सेप्ट कर लो, पार्टिकल को भी कर लो, वेव को भी कर लो, और कहानी खत्म। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर भी एक्सेप्ट हो गया, जिससे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ सकते हैं, और वेव लाइक भी यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया, जिससे हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, दैट इज लाइट एज डुअल बिहेवियर। So depending on the experiment, we find that light behaves either as a wave or a stream of particles, or whenever radiation interacts with matter, it displays particle-like properties in contrast to the wave-like properties, that is interference and diffraction, which it exhibits when it propagates. ठीक है, तो यानी कि बात यहाँ पर ये है कि जब यहाँ पर क्या है कि मतलब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने ये देखा कि जब लाइट जो है आपका मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, जब रेडिएशन जो है यहाँ पर मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो वो पार्टिकल नेचर दिखाएगी, लेकिन जब वो प्रोपोगेट करेगी तो वो वेव लाइक बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में होता है, इसको हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो दिस कंसेप्ट वाज टोटली alien to the way the scientists thought about matter and radiation, and it took them a long time to become convinced of its validity. तो लाइक ये सब इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजें हो गई थी कि भाई कुछ चीजें हमको पार्टिकल नेचर से समझ आ रही है, कुछ वेव नेचर से समझ आ रही है, तो इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था। तो इट टर्न्स आउट, एज यू शैल सी लेटर, दैट सम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स आल्सो एग्जिबिट दिस वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है, तो बाद में ये चीज और पता लगती है कि कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या करते हैं, आपका वेव पार्टिकल डुअलिटी को शो करते हैं, यानी कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रॉन्स में भी देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी आपको दी है, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एच न्यू होता है। ठीक है, तो एच न्यू से आप क्या करोगे, यहाँ पर एनर्जी निकाल लोगे, और यहाँ पर क्या है, ये E इक्वल टू एच न्यू जो है वो आपकी एक फोटोन की एनर्जी होगी, और आपको कितने की कैलकुलेट करनी है, 1 मोल की। और 1 मोल का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻³ 23। ठीक है, तो इतने से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक फोटोन की एनर्जी से, इतने पार्टिकल्स के नंबर को, तो हमें उतने पार्टिकल्स की यहाँ पर एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, इतने किलो जूल पर मोल हो गया, तो ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। यहाँ पर वेवलेंथ दी है आपको, वॉटेज दी है, यहाँ पर बल्ब का पावर दिया हुआ है, और यहाँ पर इसकी वेवलेंथ दी है 400 नैनोमीटर। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। भैया आपको ये बताना है कि जो बल्ब से रोशनी निकलेगी उससे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड में कितने निकल रहे होंगे। ठीक है, तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, पावर ऑफ द बल्ब कितनी है, 100 वॉट, यानी कि 100 जूल पर सेकंड की एनर्जी जो है वो यहाँ पर रिलीज की जा रही है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो एनर्जी अगर हम फोटोन की कैलकुलेट करें वो कितनी होती है, E इक्वल टू एच न्यू होती है, और E इक्वल टू एच न्यू का मतलब है न्यू को हम C बाय लैम्डा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने करा, ये H की वैल्यू हो गई 6.62 इंटू 10⁻−34, ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया H। और उसके बाद आपका क्या हो गया, C यानी कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा आपको यहाँ पर दिया हुआ है वेवलेंथ, और उसको 10⁻⁹ से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि वो नैनोमीटर है, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। तो ये आपने SC बाय लैम्डा करा, तो आपको यहाँ पर वैल्यू जो है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन यहाँ पर इतनी मिल गई। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए आपने SC बाय लैम्डा का यहाँ पर इस्तेमाल करा, और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड अगर आपको निकालने हैं, तो टोटल जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है वो 100 जूल पर सेकंड हो रही है। ठीक है, 100 जूल एक सेकंड में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है,
और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, इतनी है, जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करी है 4.969 इंटू 10⁻19। तो इसको जब आप डिवाइड कर दोगे टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स मिल जाएंगे, यानी कि इतने नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड जो है वो एमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस है, और बाकी के दो देख लेना, ऐसे ही होंगे। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर दिया हुआ है, वर्क फंक्शन के ऊपर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर अब जो हम बात करेंगे कि लाइक जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग जो उसके ऑर्बिट्स होते हैं उनमें अलग अलग क्या होती है, एनर्जी लेवल्स होती हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एज ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासेस। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पर डिपेंड करती है किस पे, उस मीडियम पे जिससे वो क्या हो रही है, पास हो रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, as a result, the beam of light is deviated or refracted from its original path as it passes from one medium to another. तो रिफ्रैक्शन का मतलब आप सभी को पता होगा, रिफ्रैक्शन या डेविएशन का मतलब क्या होता है कि लाइक अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर लाइट ट्रैवल करती है तो वो क्या होता है, जो नॉर्मल लाइन होती है उसकी तरफ बेंड हो जाती है। और अगर इसका उल्टा केस यहाँ पर देखें, अगर कोई मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट अगर ट्रैवल कर रही है, जैसे ग्लास से अगर एयर में कर रही है, तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगी। ठीक है, तो यही चीज को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं या डेविएशन कहते हैं। तो इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, अगर हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं, द वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ बेंड्स मोर देन द वन विद अ लॉन्गर वेवलेंथ। तो यहाँ पर क्या होता है, जिस लाइट की या जिस कलर की जो है वेवलेंथ छोटी है या शॉर्ट है, वो ज्यादा बेंड हो जाती है। ठीक है, और देन द वन विद अ लॉन्गर वेवलेंथ। अब ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज आपको ही पता है कि हमारे पास जो है वो जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सी इक्वल टू न्यू लेमडा। ठीक है, सी इक्वल टू लेमडा न्यू या न्यू लेमडा, ये चीज होती है। तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई लाइट की जो स्पीड है किसी भी मीडियम में यहाँ पर क्या रहती है, ये चीज कांस्टेंट रहती है। तो सी की जो वैल्यू है, अगर मान लो हम एयर में भी बात कर रहे हैं, वैक्यूम में भी बात कर रहे हैं, तो एयर के बराबर ही लेते हैं वैक्यूम वाली स्पीड, जो कि आपकी 3 × 10⁻⁸ के बराबर होता है। तो ये चीज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, भले ही कोई भी लाइट हो, भले ही वो रेड कलर की हो या मान लो आपकी कोई भी और कलर की हो, ये सारी की सारी की जो स्पीड है वो आपके यहाँ पर क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी। तो यहाँ पर ये है कि मतलब अगर स्पीड यहाँ पर वो रहेगी, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो छोटी वाली वेवलेंथ होंगी, मतलब यहाँ पर क्या लिखा था, कहाँ गया, तो ये है कि जिसकी मतलब शॉर्टर वेवलेंथ होगी वो ज्यादा यहाँ पर बेंड होगी। तो कहने का मतलब ये कि भाई छोटी वेवलेंथ का मतलब है कि अगर उसकी वेवलेंथ कम होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी इसका मतलब है कि वो मतलब उतने नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पर सेकंड में और ज्यादा बना रही होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वो उतनी जल्दी क्या होगी, बेंड होगी, लाइक मतलब वो किसी भी मीडियम से अगर निकल रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्लास से अगर एयर में आ रही है, क्योंकि प्रिज्म जो है वो आपका ग्लास का है, एंड डेंसर मीडियम से अगर वो रेयर मीडियम में आ रही है, तो वैसे क्या होगा, नॉर्मल से बेंड हो रही होगी, नॉर्मल से दूर की तरफ जा रही होगी। एंड नॉर्मल से वो क्या है, वो ज्यादा दूर की तरफ जाएगी अगर उसकी वेव क्या होगी, वेवलेंथ शॉर्टर होगी। ठीक है, तो जैसे लाइक आपको पता है कि विबग्योर होता है, तो यहाँ पर रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो यहाँ पर मैक्स है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो वेवलेंथ है वो आपकी सबसे कम है, यानी कि मिनिमम है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई ये जो आपकी शॉर्टर वेवलेंथ है, मतलब वायलेट कलर की, ये क्या होगा, ये सबसे ज्यादा बेंड होगा। और लेकिन जो रेड वाला है वो रेड वाला ज्यादा बेंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हैं, तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान ये रखना है कि शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो लाइट है या जो वेव है वो ज्यादा बेंड होगी एज कंपेरिजन टू लॉन्गर वेवलेंथ की जो लाइट होगी। ठीक है, सिंस ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स विद ऑल द वेवलेंथ्स इन द विजिबल रीजन, अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इज स्प्रेड आउट इनटू अ सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो यही आपका कलर्ड बैंड बन जाता है, मतलब एक प्रिज्म के थ्रू आप क्या कर रहे हो, व्हाइट लाइट को पास करवा रहे हो, तो लाइक 7 कलर का एक बैंड बैंड जो है वो फॉर्म हो जाता है, जिसे विबग्योर टर्म कहते हैं। मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड के फॉर्म में होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। द लाइट ऑफ रेड कलर विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड द लीस्ट, while the violet light which has the shortest wavelength is deviated the most। ठीक है, तो ये चीज मैंने बताई कि ये वायलेट लाइट जो है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, ये क्या होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होगी, डेविएट होगी। लेकिन रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए क्या होगी, सबसे कम यहाँ पर डेविएट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद है द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट दैट वी कैन सी ranges from violet at
मतलब ये फ्रीक्वेंसी दी है, तो यहाँ पर ये वायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी दी है 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स, और ये रेड कलर की दी है जो कि आपकी 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स है। यानी कि विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है वो आपकी 7.5 से लेके 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स के बीच में रहती है। तो सच अ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि 7.5 हर्ट्ज से, या मतलब आप बोल सकते हो 4 हर्ट्ज से लेके 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज के बीच में जितना भी मतलब जो भी लाइट होगी, वो लाइट क्या होगी, एक कंटिन्यूअस यहाँ पर स्पेक्ट्रम बना रही है। मतलब बीच में क्या होगा, ऐसी कोई भी ब्लैंक वो नहीं होगी, या बीच में ऐसा कोई भी कलर नहीं होगा जो आपको दिखाई नहीं दे, क्योंकि सारे के सारे क्या होंगे, विजिबल रीजन के ही ये क्या है, लाइट है या वेव्स है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बनाते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो कंटिन्यूअस बिकॉज वायलेट मर्जेस इनटू ब्लू। ठीक है, वायलेट जो है वो आपका ब्लू में मर्ज हो जाता है, ब्लू जो है वो फिर ग्रीन में हो जाता है, और ग्रीन जो है फिर आपका येलो में हो जाएगा, येलो फिर ऑरेंज में हो जाएगा, ऑरेंज फिर रेड में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आपका पूरा बनता है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। अ सिमिलर स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस व्हेन अ रेनबो फॉर्म्स इन द स्काई। तो वही सेम चीज होती है, बिकॉज क्या होता है उस टाइम पे जो आपके रेन ड्रॉप्स के पार्टिकल होते हैं वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। रिमेंबर दैट विजिबल लाइट इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हमने ऊपर देखा भी था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था उसमें विजिबल लाइट का छोटा सा एक हिस्सा था, बाकी बहुत सारी और भी होती है जैसे गामा रेस थी, एक्स रेस थी, ठीक है, रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, तो छोटा सा पोर्शन होता है। एंड व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद मैटर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स may absorb एनर्जी एंड रीच टू अ हायर एनर्जी स्टेट। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वो आपकी इंटरेक्ट करेंगी मैटर के साथ, तो उनके जो एटम और मॉलिक्यूल है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उनके जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वो हायर एनर्जी स्टेट पे जा सकते हैं। तो विद हायर एनर्जी दीज आर इन एन अनस्टेबल स्टेट। ठीक है, तो हायर एनर्जी किसी भी चीज में अगर होती है तो वो अनस्टेबल स्टेट में होती है। फॉर रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल दैट इज मोर स्टेबल लोअर एनर्जी स्टेट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एमिट रेडिएशन इन वेरियस रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि जब यहाँ पर कोई भी आपका एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, तो एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एंड जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा तो वो वापस से अपनी स्टेबल वाली ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के स्पेक्ट्रम्स होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब नाम से जैसे कि समझ आ रहा होगा, एक स्पेक्ट्रम वो जब आपका लाइक कोई भी पार्टिकल लाइट को एमिट कर रहा होगा, तो उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ कि लाइक कोई भी अगर पार्टिकल है वो अगर लाइट को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एन एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, मतलब जिसने एनर्जी ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर रखी है और वो अगर यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं एनर्जी को, तो उससे एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा। एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो उनकी स्टेट होती है, कौन सी स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है। टू To produce an emission spectrum, energy is supplied to a sample by heat or irradiating it, and the wavelength or frequency of the radiation emitted as the sample gives up the absorbed energy is recorded. मतलब अगर हमें यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रम बनाना है किसी भी लाइक एटम या मॉलिक्यूल के थ्रू बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उस सैंपल को, जो भी हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल का सैंपल होगा या मैटर का सैंपल होगा, उसे हम एनर्जी पहले सप्लाई करेंगे। एनर्जी सप्लाई करेंगे, वो क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, तो एनर्जी कैसे सप्लाई कर सकते हैं, या तो उसको हीट करके या उस पर रेडिएशन डालकर। ठीक है, और जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है, और मतलब जिसका हमें चाहिए, जिस भी रेडिएशन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का हमें एमिशन स्पेक्ट्रम चाहिए, वही वाली जो हमें क्या होगा, जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी वही सप्लाई करेंगे, और वही उस पर हम क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे, सो दैट कि वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो एज द सैंपल गिव्स अप द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज रिकॉर्डेड। उसके बाद जब ये क्या करेगा, जब ये सैंपल जो है वो आपका एमिट करेगा इस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को, तो हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। और उसके बाद जो दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है ये आपका जैसे कि फोटोग्राफिक नेगेटिव होता है। कहने का मतलब है लाइक ये पहले जो चीजें यूज होती थी हम इसका नेगेटिव बनाते थे, मतलब ये फोटो रील्स वगैरह में यूज होता था। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम का यहाँ पर क्या होता है, फोटोग्राफिक नेगेटिव होता है। ठीक है, इसका यहाँ पर पता नहीं इमेज दिया है नहीं दिया है, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर ये एक एमिशन स्पेक्ट्रम दिया हुआ है और एक यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि फोटोग्राफिक नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि लाइक एमिशन स्पेक्ट्रम में जहां जहां पर आप कलर्ड लाइंस देख रहे हो,
जैसे एक कलर्ड रीजन आप इतना देख रहे हो, उसके बाद यहाँ पर कुछ कलर्ड लाइंस है, फिर ये येलो कलर की कलर्ड लाइंस दिख रही हैं, फिर पिंक कलर की आपको कलर्ड लाइंस दिख रही हैं। तो क्या होगा, जहां जहां पर कलर्ड लाइंस या कलर्ड एरिया आपको एमिशन स्पेक्ट्रम में यहाँ पर दिख रहा है, वही चीज यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ब्लैक दिखेगी। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम में जो रीजन कलर्ड है, वही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको क्या दिखेगा, ब्लैक रीजन दिखेगा। और उसी को हम क्या बोल रहे हैं कि भाई उसका फोटोग्राफिक नेगेटिव दिखता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है, वो वाला रीजन जो एमिशन स्पेक्ट्रम में कलर था वो सारा ब्लैक हो गया, और बाकी का जो रीजन है वो कलर्ड हो गया, मतलब उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर, a continuum of radiation is passed through a sample which absorbs radiation of certain wavelength. The missing wavelengths which correspond to the radiation absorbed by the matter leave dark spaces in the bright continuous spectrum. ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि यहाँ पर जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली जाती है मैटर के थ्रू, वही क्या करती है, डार्क स्पेसेस छोड़ देती है बीच में ब्राइट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के। यानी कि जो यहाँ पर मतलब ये जो आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यहाँ पर अभी बनाया है, देखो ये बन कैसे रहा है इसको भी समझ लेते हैं। ये है एक्साइटेड सैंपल हमारे पास। ठीक है, एक्साइटेड सैंपल का मतलब है हमने इसे क्या करा है, एनर्जी दे दी है। एनर्जी हम इसको हीट करके दे सकते हैं या रेडिएशन इस पे डायरेक्टली डालकर इसको मतलब हमने एनर्जी सप्लाई कर दी। अब एनर्जी सप्लाई करने के बाद हम ये सैंपल ले आए जो कि एक्साइटेड स्टेट में। अब ये क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है। एनर्जी को रिलीज करने के बाद यहाँ पर क्या है, हमने लाइक एक मतलब इससे पास करवाया। ठीक है, एंड इससे पास करवाने के बाद फिर यहाँ पर क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रिज्म दिख रहा है, प्रिज्म से जब ये लाइट यहाँ से पास होती है, पास होने के बाद क्या है, फिर यहाँ से जो स्पेक्ट्रम बनेगा, जो कि हमारे ये फिल्म में डिटेक्टर है, इस पे हम क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड रिकॉर्ड करने के बाद जो हमें यहाँ पर मिलेगा स्पेक्ट्रम, उसी को हम एमिशन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम जब ये बनेगा तो ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ की फॉर्म में है। तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ की फॉर्म में मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी वो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेंड होगा। ठीक है, और जो यहाँ पर सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला होगा वो सबसे कम बेंड होगा। तो ऐसा ही अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई रेड कलर की जैसे वेवलेंथ यहाँ पर सबसे ज्यादा थी तो वो सबसे कम बेंड होगा। ठीक है, तो उसी फॉर्म में आपको इंक्रीजिंग वेवलेंथ में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्लू मिल गया जो कि सबसे ज्यादा बेंड होगा क्योंकि उसकी सबसे शॉर्टर वेवलेंथ है, और जो रेड वाला कलर आपको दिख रहा है सबसे लास्ट में दिख रहा है। तो लाइक विजिबल मतलब जो लाइट है उसी को हमने क्या करा, लाइक उसका एक पूरा स्पेक्ट्रम बना लिया, और उसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि मान लो हमने पूरी क्या ले ली, क्या बोलते हैं ये, मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर हम बना रहे हैं, तो ये जब क्या, ये कैसे बनेगा, ये हमारा एक एब्जॉर्बिंग सैंपल है, फिर उससे जो लाइट यहाँ पर रिलीज करी है, मतलब जो उसने एब्जॉर्ब ऑलरेडी करी है, ये जिस लाइट को मतलब, अब क्या हो गया, ये यहाँ से डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, लाइट मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं, और फाइनली फिर हम यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, व्हाइट लाइट निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मतलब आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और जो आपका क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम है वो बनता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, द स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर्ड टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अलग अलग मैटर का जो अलग अलग एमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है उसकी स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट एज डिस्कस्ड अबव वाज कंटीन्यूअस एज ऑल वेवलेंथ दैट इज रेड टू वायलेट ऑफ द विजिबल लाइट आर रिप्रेजेंटेड इन द स्पेक्ट्रा। तो जैसे कि व्हाइट लाइट का जो यहाँ पर या विजिबल लाइट का जो होता है स्पेक्ट्रम, वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। The emission spectrum of atoms in the gas phase, on the other hand, do not show a continuous spread of wavelength from red to violet. तो यहाँ पर ये लिखा है कि लाइक जो एटम्स होते हैं एंड उनका जो गैसेस फेस होता है, उस केस में क्या होता है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम यहाँ पर शो नहीं करते, जैसे कि रेड से वायलेट की तरफ जाना चाहिए। रेदर दे एमिट लाइट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ विद डार्क स्पेसेस बिटवीन देम। तो उनके बीच बीच में जैसे अभी हमने देखे थे, ठीक है, कि डार्क स्पेसेस आ रहे हैं, तो वो जो डार्क स्पेसेस है वो यहाँ पर हमको गैसेस फेस में दिखने को मिलते हैं जो कि एटम्स के होते हैं। ठीक है, such spectra are called line spectra or atomic spectra because the emitted radiation is identified by the appearance of bright lines in the spectra. तो यहाँ पर क्या है कि मतलब जिस भी एटम का या जिस भी मैटर का जो है इस तरीके का स्पेक्ट्रम बनेगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमको लाइन के फॉर्म में यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो दिख रही होंगी, बल्कि कंटिन्यूस नहीं होंगी, जैसे कि व्हाइट लाइट के केस में होता है कि आपका यहाँ पर रेड से वायलेट का कंप्लीट यहाँ पर पूरा लाइक एक मिक्सचर मिक्सचर जैसा बना होता है, कंटिन्यूस होता है। और लेकिन क्या होता है कि बाकी जो गैस फेज में कुछ एटम्स होते हैं, उनके गैस फेज में जब हम एमिशन स्पेक्ट्रा बनाते हैं तो हमें लाइन के फॉर्म में मिलते हैं, और बीच बीच में उसमें क्या होते हैं, आपके डार्क स्पेसेस होते हैं। ठीक है,
तो ये वाले जो स्पेक्ट्रम होते हैं इसे हम लाइन स्पेक्ट्रा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, बिकॉज द एमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइंस इन द स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रम बनता है ये ब्राइट लाइन से बनता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर ब्राइट लाइंस यहाँ पर बन रही होगी, लाइक अलग अलग मैटर से, अलग अलग एटम से जो भी यहाँ पर स्पेक्ट्रम बनेगा वो अलग अलग दिखेगा। लाइक कुछ में ब्राइट लाइन का जो मतलब ऑर्डर है वो कुछ अलग होगा, ठीक है, बाकियों में कुछ अलग होगा। तो ब्राइट लाइंस यहाँ पर बनेंगी एंड उसके बीच बीच में क्या होंगे, डार्क स्पेसेस होंगे। तो ये वाले जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा होते हैं। तो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली होता क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास केमिस्ट्री में है, ठीक है, तो ये देखो पढ़ने की जरूरत क्यों हो रही है हमें, क्योंकि लाइक ये एक इस तरीके की चीज है कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई इसमें क्या है, ये अगर सपोज इस टाइप का पैटर्न बन रहा है तो इसका ये मतलब ये है कि ये एक जो है ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। तो लाइक आपने एक चीज ये देखी होगी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो लाइक टेक्निक होती है वो यही पता लगाने के लिए होती है कि अगर हमारे पास कोई भी सैंपल है तो उस सैंपल के अंदर क्या है, कौन सा वाला एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मान लो आपको किसी ने भी कोई एक मतलब मैटर का पीस लाकर दे दिया एंड आपसे बोला कि भाई पता लगाओ कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो आप क्या करोगे, लाइक उसके छोटे छोटे टुकड़े करोगे एंड उसके बाद ये जो आप ये लाइन स्पेक्ट्रा बना रहे हो या एटॉमिक स्पेक्ट्रा बना रहे हो वो बनाओगे। और हमारे पास जो स्टैंडर्ड पैटर्न्स है कि लाइक कॉपर का जो है आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा इस तरीके का दिखता है, जब उससे लाइट जो है इस तरीके से पास करवाई जाती है, उसका जब एमिशन स्पेक्ट्रम बनाया जाता है लाइट अब्सॉर्ब करके, जब उससे रेडिएशन बाहर निकलेगी तो उसका स्पेक्ट्रम इस तरीके से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने जो हमें सैंपल मिला है हमने उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा बना लिया एंड बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अपने जो भी स्टैंडर्ड हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा पहले से प्रेजेंट है कि भाई कॉपर का ऐसा दिखता है, एल्यूमिनियम का ऐसा दिखता है, ठीक है, और बोरॉन का ऐसा दिखता है, लेड का ऐसा दिखता है, तो उससे हम क्या करेंगे, मैच करके देखेंगे। तो जिससे भी वो मैच हो रहा होगा इसका मतलब है कि उसमें वो वाला एलिमेंट प्रेजेंट है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। The characteristic lines in atomic spectra can be used in chemical analysis to identify unknown atoms in the same way as fingerprints are used to identify people. तो वही चीज जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई कि केमिकल एनालिसिस में यूज होता है टू आइडेंटिफाई अननोन एटम्स, यानी कि किसी ने आपको अननोन सैंपल ला के दे दिया और बोला कि भाई इसमें पता लगाओ किस चीज के एटम है या कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप ये चीज ऐसे करके इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि आप फिंगरप्रिंट्स मैच करने में करते हो, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास पहले ही 10 लोगों के फिंगरप्रिंट है, ठीक है, लाइक कभी भी आपने जैसे सीआईडी वगैरह देखा होगा तो उसमें करते थे ना वो कि मतलब जब उनको कहीं पर भी फिंगरप्रिंट के निशान मिलते थे किसी भी लाइक दरवाजे वगैरह पे मिलते थे तो वो उनको ले आते थे एंड ले आने के बाद क्या है उनको फिर मैच करवा के देखते थे अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड से, सो दैट कि उनको ये पता लग पाए कि भाई ये जो फिंगरप्रिंट है किसी ऐसे क्रिमिनल का तो नहीं है जिसका पहले से कुछ केस चल रहा होगा, ठीक है। तो लाइक इसी टाइप की चीज ये है। तो पहले से हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा है वो हमने अपना बना के रख लिया है एंड उस स्टैंडर्ड डेटा को हम यूज कर लेते हैं किसी भी चीज में जो भी एलिमेंट हो उसको ढूंढने के लिए कि इसमें कौन सा वाला एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इसके लिए ये सारी चीजें जो है वो की जाती है। तो सबका जो एमिशन स्पेक्ट्रम है या जो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग होता है हर एलिमेंट का, क्योंकि हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग होगी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की और उसको फिर रेडिएट करने की, ठीक है। द एग्जैक्ट मैचिंग ऑफ लाइंस ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स ऑफ अ नोन एलिमेंट विद द लाइंस फ्रॉम एन अननोन सैंपल क्विकली एस्टैब्लिशेस द आइडेंटिटी ऑफ द लेटर। यानी कि जैसे ही लाइन मैच हो जाती है जिसकी भी पहले वाले जो हमारा स्टैंडर्ड हमारे पास रखा हुआ है उससे मैच हो जाती है तो हमें ये पता चल जाता है कि भाई इसमें कौन सा वाला सैंपल प्रेजेंट है। जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट बंसन वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर टू यूज लाइन स्पेक्टर टू आइडेंटिफाई एलिमेंट। तो रॉबर्ट बंसन जो ये पहले से व्यक्ति थे जिन्होंने इस टेक्निक को यूज किया था, जिसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, आइडेंटिफाई मतलब एलिमेंट्स को पता लगाने के लिए, ठीक है। तो एलिमेंट्स लाइक रुबीडियम, सीशियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम एंड स्कैंडियम were discovered when their minerals were analyzed by spectroscopic methods, ठीक है। तो ये जो है ये एलिमेंट्स हमको स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली टेक्निक से ही मिले। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जब ऐसा होगा कि कोई सैंपल लेके आया होगा कि भाई ये रुबीडियम है, पहले से किसी को नहीं पता होगा कि ये रुबीडियम है, वो सैंपल ले आया और बोला कि भाई साइंटिस्ट साहब इसको जो है टेस्ट करके आप देख लो कि ये इसमें जो है कौन सा वाला एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जब उन्होंने उसका टेस्ट करा उन्होंने उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनाया तो और उन्होंने उनके पास जो पहले से रिजल्ट्स थे अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट जो थे कि भाई कॉपर का ये वाला है स्पेक्ट्रा और एल्यूमिनियम का ये वाला है, तो उनमें से वो किसी से मैच ही नहीं हुआ। तो उनमें से जब किसी से मैच नहीं हुआ इसका मतलब है कि भाई ये कोई एक नया ही एलिमेंट है जो हमारे रिकॉर्ड में पहले से था ही नहीं।
तो इस तरीके से क्या हुआ, इनको ये पता लग गया कि भाई ये एक ऐसा नया एलिमेंट है जिसकी अभी तक खोज नहीं हुई है, और इसको फिर अब हम क्या कर लेंगे, अपने एलिमेंट्स की लिस्ट में ऐड कर लेंगे। तो रुबीडियम, सीशियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम और स्कैंडियम इस तरीके के एटम्स, मतलब ये एलिमेंट है जो मिनरल से डिस्कवर हुए थे बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, यानी कि इनके मिनरल्स लाए गए थे। ठीक है। द एलिमेंट हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो एलिमेंट हीलियम जो है वो आपका सन में डिस्कवर हुआ था इसी टेक्निक को यूज करके। ठीक है। तो ये आपका था एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की कहानी। उसके बाद है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन का जो है लाइन स्पेक्ट्रम देखेंगे। सारे एलिमेंट्स का हम लोग नहीं देखते, सिर्फ हाइड्रोजन का पढ़ते हैं। ठीक है, सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कि मतलब किसी का स्पेक्ट्रा जो है किस तरीके का हो सकता है। तो ये है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू गैसेस हाइड्रोजन। तो जब क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज को पास करवा रहे हैं गैसेस हाइड्रोजन में, तो क्या हो रहा है, H2 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल होते हैं यानी कि H2 मॉलिक्यूल, वो डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब अपने आयंस में टूट जाते हैं। एंड द एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस्ड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब ये एक्साइट हो जाते हैं, मतलब क्या होगा, जब ये टूटेंगे, टूटने के बाद क्या होंगे, एक्साइट होंगे। एक्साइट होने के बाद ये क्या करेंगे, एमिट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी है उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को छोड़ेंगे। The hydrogen spectrum consists of several series of lines named after their discoverers। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है यानी कि हाइड्रोजन से जब एनर्जी रेडिएट होती है तो काफी सारी लाइंस यहाँ पर जो है उसके स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती है, और हर लाइन जो है किसी न किसी डिस्कवरर के नाम पर यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, मतलब ये था कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम काफी सारे साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है। मतलब ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि लाइक किसी ने कुछ, मतलब क्या होगा, किसी ने वोल्टेज थोड़ा और बढ़ा के देखा होगा, किसी ने वोल्टेज कम करके देखा होगा। तो इस तरीके से जो जो भी इन्होंने करा तो इन्हें जो है अलग अलग लाइंस वहां पर मिलती गई। तो पहला यहाँ पर नाम आता है बाल्मर का। तो बाल्मर शोल्ड इन 1885 ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दैट इफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, देन द विजिबल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओबे द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो यहाँ इन्होंने ये बोला था कि भाई अगर हम क्या करें कि ये जो वेवलेंथ को, ठीक है, क्या था ये वेवलेंथ थी ना, तो इन्होंने बोला, जो ये बार्मा था, ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि भाई अगर स्पेक्ट्रल लाइंस को हम वेव नंबर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है, तो हम विजिबल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जो है इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला जो है ये बार्मा ने दिया था। ठीक है, तो ये क्या, ये वेव नंबर है। इस वेव नंबर को यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है आपके कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। तो 109677, ठीक है, फिर ब्रैकेट में 1/2² माइनस 1/n² पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर n जो है वो इंटीजर इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 3 है। तो यानी कि यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो या तो 2 होगी, सॉरी, वो या तो 3 होगी या फिर 3 से बड़ी होगी। ठीक है, द सीरीज ऑफ लाइंस डिस्क्राइबिंग बाय दिस फॉर्मूला आर कॉल्ड बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर ने जो फॉर्मूला दिया था ये लाइंस निकालने के लिए दिया था। ठीक है, तो ये मतलब पता लगाने के लिए दिया था कि भाई टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो स्पेक्ट्रल लाइंस वो कितनी होंगी, और वो वेव नंबर का फॉर्मूला यूज करते हुए दिया था। मतलब वेव नंबर का मतलब ये है कि लाइक न्यू नॉट की जो वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। द बाल्मर सीरीज ऑफ लाइंस आर द ओनली लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हिच अपीयर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बाल्मर ने जो ये फॉर्मूला दिया था इससे जो हम लाइक नंबर ऑफ लाइंस निकालते हैं, जो लाइंस निकालते हैं यहाँ पे, वो सारी की सारी कैसी होती है, विजिबल रीजन में अपीयर होती है। द स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिक जोहान्स रिडबर्ग noted that all series of lines in the hydrogen spectrum could be described by the formula। तो यहाँ पर रेडबर्ग ने भी एक फॉर्मूला दिया, इसे हम रेडबर्ग फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मतलब याद करने चाहिए। ठीक है, तो न्यू बार यहाँ पर जो वेव नंबर का इन्होंने फॉर्मूला दिया वो यही दिया, लेकिन इसमें इन्होंने क्या करा कि 1/n1 माइनस 1/n2² पर सेंटीमीटर कर दिया। लेकिन बाल्मर ने क्या करा था कि n1 की जगह 2 का स्क्वायर करवा दिया था, बस इतना से चेंज इन्होंने यहाँ पर किया था। और n2 की जो वैल्यू यहाँ पर इन्होंने बोली वो होगी आपकी n1+1 या फिर n1+2। ठीक है, तो ये इन्होंने n2 की वैल्यू के बारे में बोला था। और ये जो है द वैल्यू 109677 पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड द रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। तो ये वाली जो वैल्यू है 109677 पर सेंटीमीटर, इसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। द फर्स्ट 5 सीरीज ऑफ लाइंस दैट करस्पॉन्ड टू n1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 आर नोन एज लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज। तो यहाँ पर क्या है कि लाइक हम n1 की वैल्यू को 1 2 3 4 या 5 रखते हैं, तो अलग अलग सीरीज हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, लाइमन सीरीज मिलती है, बार्मर सीरीज मिलती है, पाशन सीरीज मिलती है, ब्रैकेट सीरीज मिलती है, फंड सीरीज मिलती है। और इनका नीचे आप टेबल भी देख सकते हो, ये लिखी है द स्पेक्ट्रल लाइंस, कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस है। जैसे कि अगर लाइमन सीरीज है तो उसमें जो जितनी भी लाइंस आएंगी वो सारी यूवी रीजन की होंगी।
ठीक है। बाल्मर सीरीज है तो वहां पर जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस होगी वो विजिबल रीजन की होंगी। पार्शियल सीरीज में सारी की सारी इंफ्रारेड की होंगी। ब्रैकेट और फंड इन सब में भी इंफ्रारेड रीजन की स्पेक्ट्रल लाइंस हमको देखने को मिलेगी जब हम उसका क्या बनाएंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनाएंगे। ठीक है। तो ये जो है आपका बाल्मर सीरीज, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट, फंड और आपका लाइमन, ये सारी की सारी सीरीज है। ठीक है। तो चलो अभी इसके बाद, अभी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, अलग अलग सीरीज कौन कौन सी होती है और उनमें जो n1 और n2 की वैल्यू हम कैसे रखते हैं। ठीक है। तो इसे देख लो, फिर जो डाउट होगा फिर पूछ लेना।